Hello everybody. Welcome to this platform. Make sure that you mark your attendance. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो मेरे प्यारे बायो हैंकर्स? Yes, जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें. Everybody, all my awesome future XYZ. कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से बता दे कमेंट सेक्शन में. यस और जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1, जहां पर हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई ओरिजिन क्या थी, हमारा अर्थ, हमारा ये गोला कहाँ से आया, कैसे आया. बिग बैंग थ्योरी पढ़े हमने, अलग अलग थ्योरीज पढ़ी, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरीज दी, और फिर हमने फाइनली एग्री किया कि हाँ यार केमिकल एवोल्यूशन मेक्स मोर सेंस, राइट. यस बट अभी भी ये थी कि यार चलो ये सब हमको कैसे पता चला, आखिर क्या एविडेंसेस थे जिसकी वजह से लोगों को ये क्यूरियोसिटी जागी कि इनके बारे में और समझना है. What were the evidences, and that is what we are going to talk in our today's class. Evidences of evolution. कौन कौन से अलग अलग एवोल्यूशन के एविडेंसेस थे जिस बेसिस पे हमने बोला कि हाँ भाई एवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, तो शुरू करें. यस चलिए. सो चैप्टर एवोल्यूशन में कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा कि भाई ओरिजिन कैसे होती है. यस हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, क्या क्या कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं हमारे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स. आज हम देखेंगे एविडेंसेस. क्या एविडेंसेस है भाई? इनफैक्ट थोड़ा बहुत एवोल्यूशन वाला भी देखेंगे. एवोल्यूशन एंड एविडेंसेस, ये दो टॉपिक्स हमारे आज हम लोग कवर करेंगे. ना क्वेश्चन है कि भाई व्हाट आर द एविडेंसेस. यस क्या एविडेंसेस थे? तो एविडेंस क्या होता है? बेसिकली प्रूफ है ना. क्या एविडेंस है? CID तो हम सब बचपन से देखते आए हैं, है कि नहीं. यस तो अगर कोई पूछता है कि भाई क्या एविडेंस है कि आपका जो है एवोल्यूशन हुआ है. यस सो देयर आर मेनी एविडेंसेस जो कि प्रेजेंट हैं आज के टाइम पे हमारे नेचर में, जो कि शो करता है कि एवोल्यूशन हैज इंडीड टेकन प्लेस. यस और उन्हीं सारे एविडेंसेस को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पुराने फॉर्म से नए फॉर्म में कितने सारे ट्रांजिशन हुए हैं, कितने सारे चेंजेस हुए हैं. ठीक है. यस सो दोज आर बेसिकली एविडेंसेस. अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? यस पहला आ जाता है जैसे हमने जब खुदाई करनी चालू की. यस खुदाई करते समय हमें बहुत सारे ऐसे बोन्स मिले, बहुत सारे ऐसे रॉक्स के ऊपर इंप्रेशंस मिले जो कि हमें पता ही नहीं था कि अरे ये सारी चीज़ें जो है एग्जिस्ट भी करती हैं. हमने बोला यार ये अभी के जो लिविंग फॉर्म्स हमारे आसपास प्रेजेंट है उन जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है. एंड देन जब फर्दर रिसर्च किया तो पता चला कि यार ये तो एक्सटेंट हो चुके हैं. तो ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे भी एक्सटेंट हुए एनिमल्स हमको देखने मिले, उनके स्ट्रक्चर्स देखने मिले. और वो कैसे मिला? वो पहला एविडेंस आ जाता है हमारा फॉसिल्स. ठीक है, वो आ जाता है हमारा फॉसिल्स विच इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, ये पहला आ गया आपका फॉसिल्स विच इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. दूसरा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बाद फिर हमने देखा कि यार बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे इसमें ना कुछ कुछ चीजें उनके स्ट्रक्चर्स सेम दिख रहे हैं बट उन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. ठीक है, फिर किसी किसी में देखा कि स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं बट काम सेम कर रहे हैं. फिर सबका दिमाग का बत्ती जला कि यार ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा कि ये कॉमन, भले ये अलग अलग है, अब ये कुत्ता है ये बिल्ली है, बट उसके बावजूद इनके पास ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों के पास सिमिलैरिटी है. तो ये स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ना चालू किए, तो वो बन जाता है हमारा सेकेंड वाला एविडेंस, जहां पर हमने किया कंपैरिजन. हमने क्या किया? कंपैरिजन ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. यस यहाँ पे हमने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों कंपेयर किया हमने. ठीक है. यस ये सारी चीज़ें की हमने. फिर उसके बाद क्या किया बेटा जी? उसके बाद हमने जब ऑर्गन्स कंपेयर करने के बाद फिर हमने देखा कि यार और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जैसे लोगों ने क्या किया, देखा कि यार दो ऑर्गन्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है उनको क्या देखने मिल रहा था? दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में उन्हें जो है कनेक्टिंग लिंक्स देखने मिल रहे थे. ठीक है, और वो कैसे देखने मिले? लोगों ने सोचा कि यार एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, ये कैसे इवॉल्व हुए ना. तो इवॉल्व होने के लिए सबसे पहले एक बेसिक्स में जाते हैं. जब ये डिवाइड करना चालू करते हैं तो लोगों ने क्या किया? दे स्टार्टेड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियोलॉजिकल की स्टडी करनी चालू की और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमको बहुत सारे मिले. क्या मिले वो हम आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे. ठीक है, कि हमको क्या क्या
एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले। बट ये सारे एविडेंसेस, ये सारी चीज़ें जो भी आज हमने पढ़ी, ये जो हम पढ़ेंगे, ये इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और यही वो एविडेंसेस है जिससे प्रूव किया कि, अब बहुत सारे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कंपैरिजन में भी हमें क्या मिला, कनेक्टिंग लिंक्स भी मिले। यस, वो तो लिखना ही भूल गए हम, कनेक्टिंग लिंक्स भी मिले। ये एक्चुअली इसी पार्ट का आ जाएगा, जब हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ये सब पढ़ना चालू किया तब हमको समझा कि यार कनेक्टिंग लिंक्स भी बहुत सारे हैं, वो भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, यस। चलिए, तो पहले शुरू करते हैं हमारे फॉसिल्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फॉसिल्स। सो वी नो फॉसिल्स क्या है। फॉसिल्स, इसको ये डिपार्टमेंट जो होता है जहाँ पर खुदाई करके जो हमारे पुराने जो सेटल डाउन हो जाते हैं अर्थ में, वो सब जब हम निकालते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो उसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है फॉसिल्स में, फॉसिल्स के थ्रू जब आपने एविडेंसेस निकाले कि एवोल्यूशन हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो उसे कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। क्लियर एवरीवन? यस। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि भाई टाइम, जैसे जैसे टाइम गया है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे, है ना? यस, मेनी स्पीशीज गॉट extinct from earth forever, right? yes, forever extinct हो चुके थे। तो when, जब एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब मरता है, when an organism die, its body डिकम्पोजेस, है ना, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। यस, एंड हेंस लॉस्ट इन एनवायरमेंट। ठीक है, ये तो हमको पता है, हम लोग ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं, तो हम लोग जब मर जाते हैं, हमारी बॉडी जैसे जो दफना दी जाती है, तो हमारी बॉडी पूरी, आप दफनाए हुए जब बहुत सालों बाद निकालोगे, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये किसकी शरीर थी, शक्ल वकल कुछ नहीं रहेगा, सब डिग्रेड हो जाएगा, सब डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। बट यहां पर अब सोचने वाली बात यह है, बट व्हेन एनी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट या फिर कंप्लीट बॉडी गेट्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, यस, और एनी अदर फॉर्म, जैसे कुछ इंप्रेशंस आ गए या किसी भी फॉर्म में, एनी अदर, एनी फॉर्म्स, तब वो बन जाता है फॉसिल्स। इट बिकम्स अ फॉसिल, उसे हम कहते हैं फॉसिल। जब उसका इंप्रेशन रह जाता है, जब उसका बोन रह जाता है, ऐसे जैसे मम्मी हम बोलते हैं ना, मम्मी पढ़ रहे हैं, मम्मी मतलब वो मम्मी अपनी मम्मी नहीं, वो मम्मी जो हम बोलते हैं ना भूतिया वाली मम्मी। यस, तो क्या करते थे, उनको ऐसे बैंडेड से पूरा रैप करके रख देते थे, बॉडी तो डिग्रेड हो जाती थी, हड्डी रह जाता था, तो वही हड्डी को हम फॉसिल्स कहते हैं। या फिर हड्डी के इंप्रेशंस रह गए किसी स्टोन पे, यस, तो उसको इंप्रेशंस, वो भी फॉसिल्स में खाता है। समझ में आया? यस, तो फॉसिल क्या है वो समझ में आया। तो फॉसिल्स क्या है, fossils are the preserved remains of hard parts of the organism. Yes, so what are fossils? Fossils are preserved remains of hard parts of organisms. प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बोन्स हो, टीथ हो, वुड हो, रॉक हो, कोई भी चीज। ठीक है, यस, रॉक्स के अंदर मतलब प्रिजर्व हो जाता है। अब जब इन फॉसिल्स को हमने पढ़ना चालू किया, यस, तो डिफरेंट हमने देखा कि डिफरेंट सेडिमेंटेशन रेट पे अलग अलग दिख रहे थे फॉसिल्स, यानी कि ऊपर कुछ और थे, फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनके फॉसिल्स बहुत नीचे मिल रहे थे, ऊपर नहीं मिल रहे थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनके फॉसिल्स और भी नीचे मिल रहे थे, ऊपर नहीं मिल रहे थे। यानी कि ये जो फॉसिल्स हैं, ये अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स, अर्थ के अलग अलग क्रस्ट के लेयर्स में जो है जमा होते जा रहे थे।
यस तो इससे हम ये तो समझ पा रहे थे कि हो सकता है कि एक लेयर के बाद, एक लेवल के बाद, सपोज ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में जो ऑर्गेनिज्म मिले वो सेकंड फ्लोर में नहीं मिले, तो हो सकता है सेकंड फ्लोर में आते आते एक्सटिंक्ट हो गए थे। सेकंड फ्लोर में जो ऑर्गेनिज्म मिले वो फर्स्ट फ्लोर में नहीं मिले, तो हो सकता है कि सेकंड फ्लोर वाले ऑर्गेनिज्म जो है फर्स्ट फ्लोर के बाद, एवोल्यूशन के बाद बने होंगे। सिमिलरली ऐसे अलग 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 स्ट्रैटा पे, अलग 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 सेडिमेंट्री लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट पे हमको अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिले जिन्होंने प्रूव किया कि भाई ये अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आए थे, अलग अलग पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? किस टाइम पर थे, कितने टाइम तक थे, कितने रीजन तक रेस्ट्रिक्टेड थे, ये सारी चीजें हमें फॉसिल्स की हेल्प से पढ़ने मिली। ठीक है, ऑल्सो ये भी पता चला कि कितने न्यू फॉर्म्स आए हैं जो कि पहले नहीं थे। क्लियर? इसको कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। Is this clear everyone? Yes, this is called as paleontological evidence. इस पैलेंटोलॉजी एविडेंस में सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है मिसिंग लिंक। यस, यहां पर हमने मिसिंग लिंक के बारे में भी पढ़ा। मिसिंग लिंक्स बोलो या कनेक्टिंग लिंक्स बोलो, यानी ट्रांजिशनल फॉर्म्स हमको देखने मिले। ठीक है, ट्रांजिशनल फॉर्म्स हमें देखने मिला। यहां पर वो जो फॉसिल्स, ऐसे भी कुछ हमको फॉसिल्स मिले जिसने कैरेक्टरिस्टिक दिखाया दो ग्रुप्स का। ठीक है, दो ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए, जिसको हमने कहा कि यार ये मिसिंग लिंक है, ये तो इसके और इसके लिंक कर रहा है ना, बेसिकली कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हो आप इसको। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ये क्या है? ना ये ड्रैगन दिख रहा है, ना ये बर्ड दिख रहा है। यस, कुछ अलग ही दिख रहा है, बराबर। तो ये अलग क्यों दिख रहा है? ये थोड़ा बहुत इसमें आप देखोगे तो रेप्टाइल्स वाले फीचर्स हैं, इसके दांत वात देखो रेप्टाइल्स जैसे हैं एकदम, लेकिन इसके पास फेदर भी है उड़ने के लिए, जो कि बर्ड वाला फीचर है। तो ये क्या हो गया? ये एक कॉमन हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर आर्कियोप्टेरिक्स। ये क्या है बेटा जी? ये आपका आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स है। अब ये आर्कियोप्टेरिक्स ने क्या किया? आर्कियोप्टेरिक्स बेसिकली डिस्प्ले कर रहा था कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में हो सकता है ये कनेक्टिंग लिंक हो, है ना, मिसिंग लिंक हो। समझ में? यस। अब इसमें क्या कैरेक्टर्स थे जो कि कॉमन थे? जैसे अगर मैं बात करूं इसके रेप्टाइल फीचर्स की, रेप्टिलियन फीचर्स क्या थे? यस, इसमें रेप्टाइल्स जैसे क्या क्या फीचर्स थे? जैसे अगर हमने जैसे बात किया, बॉडी जो थी, यस, वो लिजर्ड लाइक थी, है ना, बॉडी इज लिजर्ड लाइक। वॉस क्यों लिख रही हूं? हाँ, थोड़ी लिजर्ड जैसी बॉडी है, यानी कि उसके रेप्टाइल्स वाले फीचर आ गए। ठीक है, लॉन्ग उसके पास टेल बोन है। क्या है? लॉन्ग टेल है। टेल बोन भी क्या? लॉन्ग टेल है। ठीक है, लॉन्ग टेल इज प्रेजेंट, जो कि अगेन रेप्टाइल का फीचर है। बोन्स आर नॉट न्यूमैटिक। बर्ड्स में बेटा जी, बर्ड्स में बोन्स न्यूमैटिक होते हैं। न्यूमैटिक मतलब खाली खोखला बोन, ताकि बर्ड्स आराम से उड़ सके। ये सब हमने एनिमल किंगडम में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आई एम श्योर ये सब आपको ऑलरेडी आता है ना? यस। जॉज विथ सिमिलर टीथ, सिमिलर टू होम? थोड़े रेप्टाइल्स जैसे दांत हैं इनके, एकदम शार्प शार्प बड़े बड़े दांत हैं। ठीक है, यस। और क्या देखने मिला? और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर इनके हेड की बात करें, हेड टिपिकल रेप्टाइल वाला हेड है इनका। ठीक है, बर्ड वाला हेड नहीं है ना? यस, हेड रेप्टाइल लाइक। फिर ऑल्सो फिंगर्स टर्मिनेट्स इन क्लॉ, क्लॉस, है ना इनके। ये देखो टिप, देखना कैसा क्लॉस की तरह है। बर्ड्स का ऐसा नहीं होता, रेप्टाइल्स का होता है। राइट? क्लियर एवरीवन? चलो अब एवियन कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं।
कि बर्ड्स जैसे क्या कैरेक्टर्स थे, एवियन कैरेक्टर्स। कुछ कुछ वो भी कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, जैसे इनके पास फेदर है ना, फेदर्स हैं बॉडी के पास, जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक्स, जॉ ने बीक बना लिया है, ठीक है, यस। फिर अच्छा रुको, मैं एक स्लाइड ऐड ही कर देती हूँ। जॉ ने क्या बना लिया है, बीक बना लिया है, ठीक है। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे वाले जो फोर लिम्स थे उन्होंने पंख बना लिया है, विंग्स बना लिया है, यस। और क्या लिख सकते हैं, इनके स्कल बोन्स, हाँ स्कल बोन्स जो हैं बर्ड्स जैसे हैं, यस। इंटीमेट फ्यूजन देखने मिलता है ऑफ स्कल बोन्स as seen in birds, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ये मैं नोट्स में आपको पूरा भेज दूंगी। तो ये हमको आर्कियोप्टेरिक्स को देख के, फॉसिल्स को देख के समझ में आया, ठीक है। तो फॉसिल्स के बारे में इतना तो आपको क्लियर हो गया। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ये फॉसिल स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उनको पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्लियर एवरीवन? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, यस, व्हेन वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। और वही जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बेटा जी, एनाटॉमी का मतलब होता है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी, कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये होता है आपका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच का डिफरेंस। तो मॉर्फोलॉजी ये है कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं, एनाटॉमी है कि ये उंगलियां जो हैं, यस, ये तो मॉर्फोलॉजी हो गया। एनाटॉमी क्या हो जाएगा, इसके अंदर का अगर मैं स्ट्रक्चर पढ़ने जाऊं, इसका फंक्शन देखने जाऊं, वो सब हो गए मेरे एनाटॉमी वाले स्ट्रक्चर्स। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? यस। तो जब हमने इनमें भी पढ़ाई करनी चालू कर दी, ये भी नोटिस करना चालू किया, तो व्हेन द स्टडी, अब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है और हमने लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ा, हमने देखा है कि टैक्सोनॉमी करने के लिए, है ना, जब हमने टैक्सोनॉमी करना चालू किया था, उस टाइम पे हमने रियलाइज किया कैरेक्टराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इफ यू गाइज रिमेंबर, टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप था कैरेक्टराइजेशन, की कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, यस। और वो कैरेक्टर्स के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को देख के ही हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, है ना। तो यहां पर कंपैरिजन किसके बीच में किया जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया, इंटरनल एनाटॉमी हो गया। यही चीजों को जब हमने पढ़ना चालू किया, तब हमें रियलाइज किया, यस, कि जब आप इस मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को कंपेयर करोगे, तब हमको पता चला ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बीच में बहुत ही, यस, कनेक्टिंग लिंक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज देखने मिल रही थी, है ना। यस, इनफैक्ट ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो कि रिमोट है एकदम, यस, रिमोट ऑर्गेनिज्म, एकदम एक्सटिंक्ट, मतलब बोल सकते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, बट उनमें भी काफी सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने मिल रही थी। इसने भी एक तरीके का एविडेंस दिया कि हाँ भाई, क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब इनमें 2 तरीके के ऑर्गन्स आते हैं, एक होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एक होता है एनालोगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जहां पर स्ट्रक्चर सेम है, होमो सेम सेम, होमोलोगस मॉर्फोलॉजी सेम है, इनका स्ट्रक्चर का फंक्शन अलग है। एनालोगस कंप्लीटली उल्टा, स्ट्रक्चर अलग अलग है बट फंक्शन सेम कर रहे हैं। चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, यस। तो ये मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर इतना तो समझ में आ गया कि बाय कंपेयरिंग, रीजन तो पता कर लो कि क्यों पढ़ना है, राइट, बाय कंपेयरिंग द मॉर्फोलॉजी एंड anatomy, we can find the similarities as well as differences between
द प्रेजेंट लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इनके बीच में हम लोग देख सकते हैं क्या रिलेशन है। जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्या हम उनसे ही इवॉल्व हुए हैं, नहीं हुए हैं? ठीक है, यस। सो बेसिकली पर्पस क्या है बेटा जी? दैट वी कैन ट्रेस द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप ट्रेस कर सकते हो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, और इनमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यस, दे हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक होता है आपका होमोलोगस एंड दूसरा होता है एनालोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक हो गया होमोलोगस, एक होता है एनालोगस। चलो आ जाओ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। अब होमो, जैसे हमने बोला, स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। अब किसका स्ट्रक्चर सेम होगा? यहां पर अगर आप देखोगे, द स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स which have, छोड़ो इतना क्यों लिख रही हूं मैं, सिंपल वर्ड्स में लिखती हूं। स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसा होगा? सिमिलर, सिमिलर होगा। बट इनके फंक्शंस कैसे होंगे? यस, सिमिलर इन देयर एनाटॉमी बट सर्व्स डिफरेंट फंक्शंस। समझ में आया क्या हो रहा है? यहां पर सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट फंक्शन है। स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट फंक्शंस है, उसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, और ये एक तरीके से प्रूव करता है, यस, ये एक तरीके से प्रूव करता है कि ये जो सिमिलैरिटी है, दिस सिमिलैरिटी इज देयर, सिमिलर क्यों लिख रहा हूं, इन देयर स्ट्रक्चर्स, छोड़ो, these similarities is due to common ancestry. कॉमन एंसेस्ट्री किसके वजह से है ये सिमिलैरिटीज? ये सिमिलैरिटी है कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से, कि कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ये एक तरीके से प्रूव किया जा रहा है कि भाई ये जो सिमिलैरिटीज आपको दिख रही हैं वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आप उन्हीं एंसेस्टर्स से आए हो, तो इसीलिए आप दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। अब अलग अलग एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है, आप पैटर्न देख लो बोन्स का, पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स, वेल्स में देख लो, बैट में देख लो, चीता में देख लो एंड ह्यूमंस में देख लो। इनमें जब आप ये स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे सबके पास एक ह्यूमरस होगा, सबके पास रेडियस एंड अल्ना होगा, सबके पास कार्पल्स होंगे, सबके पास मेटाकार्पल्स होंगी, सबके पास फैलेंजेस होंगे। ये तो मैंने ह्यूमंस का डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, यस। सिमिलरली चीता में भी वैसा ही दिखेगा। अरेंजमेंट और साइज छोटा बड़ा हो सकता है बट होगा सेम। सबके पास ह्यूमरस होगा, सबके पास रेडियस अल्ना होगा, सबके पास कार्पल्स होंगे, सबके पास मेटाकार्पल्स होंगे, सबके पास फैलेंजेस होंगे। ये कॉमन है। वेल का देख लो, वेल में भी सेम है। बैट का देख लो, बैट में भी सेम है। तो बेटा जी स्ट्रक्चर सबका सेम हो गया, स्ट्रक्चर सबका सेम हो गया। बहुत क्लोजली देखोगे सबका स्ट्रक्चर, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी दिया हुआ है, सबका स्ट्रक्चर सेम हो गया बट फंक्शन अलग है ना। मैन यूज कर रहा है कोई चीज पकड़ने के लिए, जैसे मैं यूज कर रही हूँ लिखने के लिए, चीता यूज कर रहा है भागने के लिए, यस, वेल यूज कर रहा है तैरने के लिए, बैट यूज कर रहा है उड़ने के लिए, है कि नहीं? अलग अलग हमारे फंक्शंस कर रहे हैं, है ना। तो फंक्शन सेम हो गया, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए।
ठीक है, समझ में आया? यस। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स आए थे सेम एंसेस्टर्स से, बट बिकॉज ये अलग अलग हैबिटेट में चले गए, तो उस हैबिटेट को अडेप्ट करने के लिए इन्होंने अलग अलग, किसी ने कोई पानी में चला गया तो उसने तैरने के लिए स्ट्रक्चर बना लिया। समझ में आया सबको? यस। तो अगर हम देखेंगे, यस, सो वी कैन सी, इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हो, क्या कि animals having homologous structures animals having homologous structures, animals, क्या लिख रही हूं मैं? हाँ, मैं भूल गई मैं को क्या लिखा। हाँ, adaptations, right. having are due to, मैं भूल ही गई कि क्या लिखना था मुझे, different adaptations, yes, to different needs, right, या फिर habitats। तो ये एक तरीके का कैसा एवोल्यूशन दिखा रहा है। देखो, कॉमन स्पेस है, यहाँ पर कॉमन जगह से आ रहे हैं, बट इन लोग अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से इन लोग ने अलग अलग फंक्शन करना चालू किया। क्या लग रहा है? रेस क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हैं, एक जगह से फैल रहे हैं। तो इसीलिए ये शो करता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यस, दस शोज, क्या शो कर रहा है बेटा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करेगा? होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फैल जाएगा, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फैल जाएगा। चलो और भी एग्जांपल्स कर ले होमोलोगस के। यस, एक और एक एग्जांपल है, याद रखना PYQ है ये, ठीक है। एक और एक एग्जांपल है, दैट इज, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बेटा जी? आप वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन देख लो। वर्टिब्रेट्स, हार्ट्स, यस, वर्टिब्रेट्स का आप दिल ले लो तो पाइसेस, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, ये देखो पाइसेस में एक वर्टिब्रा है, एक एट्रिया है, ठीक है, ऐसा हार्ट है 2 चेम्बर का, ठीक है। फिर डेवलप हुए एम्फीबिया। एम्फीबिया के पास जो है 3 चेम्बर आ गए, ये 2 एट्रिया आ गया, एक वेंट्रिकल आ गया, ठीक है, 3 चेम्बर आ गए। अरे मैंने, हाँ ये इसी तरीके से, अच्छा ये कंफ्यूज मत हो ना, मैंने वेंट्रिकल ऊपर क्यों बनाया, एट्रिया नीचे क्यों बनाया, ठीक है, ये पाइसेस में ऐसे ही होता है। ओके, फिर या तो चलो तुम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, ठीक है, इजी। अब ये आपका राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और ये एक वेंट्रिकल, कॉमन वेंट्रिकल, ठीक है। अब एम्फीबिया के बाद कौन आया बेटा जी? रेप्टाइल आए, है ना। रेप्टाइल में क्या हुआ? ये आपका एट्रिया था, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। वेंट्रिकल्स भी कोशिश कर रहे थे बनने के, बट नहीं बन पाए, ऐसे बन गए, ठीक है, मिक्स अभी भी हो रहे हैं। ये आपके राइट साइड का ये वेंट्रिकल अभी भी कॉमन ही है, ठीक है, 3 चेम्बर। एक्सेप्शन था क्रोकोडाइल का, एक्सेप्शन याद रखना, एनिमल किंगडम में पढ़ा है हमने, राइट। और फिर आए हमारे लेट्स से बर्ड्स। रेप्टाइल्स के बाद कौन है? एव्स। एव्स और मैमल्स का तो सबका 4 चेम्बर ही है, तो मैमल्स भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। इनमें हमने बना लिए 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, तो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बट एक चीज आप देखो ना, सब में ये कॉमन है, कॉमन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, सब में ये कॉमन है। सबका हार्ट ऐसे ही क्यों है? किसी का कुछ ऐसा फूल जैसा क्यों नहीं था? सबका सेम है। यस, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन अलग अलग है कि चेंजेस हो रहे हैं चेंबर्स में, नंबर ऑफ चेंबर्स चेंज हो रहा है, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम है।
समझ में आया? यस, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सेम है। सेम वे लाइकवाइज यहां पर वर्टिब्रेट्स के आप ब्रेन्स भी देख लोगे, यस, तो वो भी कॉमन है, सबका ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम है, बस अलग अलग क्या हुए हैं, स्पेसिफिकेशंस बदले हैं, प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटीज बदली है, और अब हम लोग एकदम सबसे सॉलिड वाले हैं, ठीक है? यस, अच्छा, सेम चीज प्लांट्स में भी देखने मिली है, बहुत सारे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो जो कि हमें प्लांट्स में भी देखने मिलते हैं, जैसे बोगनविलिया एंड क्यूक्यूबिटा, homologous structure in plants, उसका क्या एग्जाम्पल है? थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड आपका क्यूक्यूबिटा का टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूबिटा, ठीक है? अब ये एग्जांपल क्यों है? बोगनविलिया आप देखोगे तो वो भी लीफ जैसा ही स्ट्रक्चर है ना? अब इसमें क्या हुआ, थॉर्न बन गया, एक में थॉर्न बन गया, दूसरे में वही चीज जो है टेंड्रिल बन गई। ये क्या है? सब दोनों का सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों भी क्या है? एक्सिलरी बर्ड्स हैं, बोथ आर एक्सिलरी बर्ड्स, है ना? दोनों के दोनों क्या है बेटा जी? एक्सिलरी बर्ड्स हैं, बट दोनों ने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना सोचा। एक ने सोचा कि मैं क्या बन जाऊंगा, मैं थॉर्न बन जाऊंगा, बोगनविलिया ने सोचा मैं थॉर्न बन जाऊंगा, क्यूक्यूबिटा ने बोला मैं टेंड्रिल्स बन जाऊंगा, है ना? यस, तो एक बन गया थॉर्न ताकि वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके, और एक बन गया टेंड्रिल ताकि वो क्लाइंबिंग में हेल्प कर सके। यानी ये एक्सिलरी बर्ड्स ने, सेम एक्सिलरी बर्ड थे बट इन्होंने अलग अलग रास्ता अपनाया। समझ में आया? यस, अब बहुत सारे ऐसे होमोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देखने मिली है। यस, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हमको बहुत सारे जो है होमोलॉजी देखने मिले हैं, तो भी ऐसे छोटा सा लिख लेती हूं यहां पर, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी भी हमको देखने मिले। अब ये मॉलिक्यूलर होमोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल पे जैसे कि आप बात करें प्रोटीन्स की, जैसे कि आप बात करें अमीनो एसिड्स की, तो जो प्रोटीन्स हमारे इसमें हैं वो प्रोटीन्स एप्स के भी बॉडी में मिल सकते हैं, सिमिलर है। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें सेम प्रोटीन्स मिल रहे हैं। समझ में आया? यस, तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली कि मॉलिक्यूलर लेवल पे भी आप जाकर देखो तो भी आपको होमोलॉजी दिखी जाएगी, जो कि प्रूव करता है कि कॉमन एंसेस्ट्री है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमिकल फीचर्स। एनाटॉमी की मतलब क्या? जैसा हमने बोला, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो होमोलॉजी जब हमने बोला, होमोलॉजी में हमने बोला कि भाई स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग कर रहा है क्योंकि अलग अलग हैबिटेट में जाके रह रहा है ना? बट एनालॉजी में ऐसा नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, एनाटॉमिकली ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ऑल्दो ये लोग सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आप इंसेक्ट के पंख को ले लो तो उसका पंख अलग शेप का है, अगर आप बर्ड के पंख को ले लो उसका शेप अलग है, बट दोनों का पंख दिखने में तो सेम है क्योंकि दोनों उड़ रहे हैं, तो हमको लगता है सेम है, बट जब इनके बोन्स के स्ट्रक्चर को देखो, इनके अरेंजमेंट को देखो, तो दोनों अलग अलग है। यस, तो ये होता है एनालॉगस। तो आप बोलोगे अरे बट मैम इसका एवोल्यूशन से क्या लेना देना, इसमें क्या कनेक्शन है, इसमें तो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं है, दैट्स ट्रू, इसमें कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, बट फिर भी ये एवोल्यूशन में क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी, ठीक है? तो एनालॉगस क्या है बेटा जी? एनालॉगस है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यस, दोज आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। और ये जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं बट सेम फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, ये होते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है? क्लियर? अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला कि कॉमन एंसेस्ट्री नहीं दिखाता, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन पूछा कॉमन एंसेस्ट्री दिखाता है नहीं दिखाता है, तो नहीं दिखाता है, ठीक है? यस, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स do not exhibit common
ओरिजिन, ये आपका कॉमन ओरिजिन नहीं दिखाता, दैट मीन्स ये भी इंडिकेट नहीं करता कॉमन एंसेस्ट्री. यस, does not indicate common ancestry. कॉमन एंसेस्ट्री नहीं दिखाता. एग्जाम्पल्स देखें. चलिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. अब बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई है इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है. बर्ड क्या है बेटा? बर्ड एक एव्स है. अब एक इंसेक्ट जो कि आर्थ्रोपोड्स में आता है और एक एव्स जो कि मतलब कंप्लीटली वर्टिब्रेट है ना, तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में भी ये डिफरेंस दिखने मिल रहा है. यस, जो कि इंसेक्ट है, जो कि आपके एक तरीके से नॉन कॉर्डेड भी है, ये इतना डिफरेंस, इतना डिस्टिंक्ट, कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं. बट जब ये कॉमन एक हैबिटेट में आते हैं तो इन्होंने सोचा कि हमारे 4 लिम्स को हम यूज करेंगे उड़ने के लिए. दोनों ने सेम सोचा क्योंकि दोनों सेम इसमें आ रहे थे. तो इसका एवोल्यूशन से क्या लेना देना मैम? अभी भी तो यही क्वेश्चन है कि इसका एवोल्यूशन से क्या लेना देना है. तो देखो, अनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट बिकॉज ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स इन लोग ने अपने आप को एक सेम हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए खुद को मॉडिफाई किया. तो एक तरीके का ये इवोल्यूशन ये भी दिखा रहा है कि भाई एकदम अलग अलग नॉर्थ एंड साउथ वाले ऑर्गेनिज्म है, बट जब ये एक जगह पे आ रहे हैं तब इन्होंने भी अपने आप को इवॉल्व किया सरवाइव करने के लिए उस हैबिटेट में. तो दैट इज ऑल्सो शोइंग अ एवोल्यूशन, राइट. और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स. ऑक्टोपस की आंखें देखो कैसी बड़ी बड़ी होती हैं, मैमल्स की देखो कैसी होती हैं, बट फिर भी दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सेम नहीं, बट दोनों का काम क्या है? नैन मटक का करना है ना. यस, देखना. सिमिलरली एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं. फ्लिपर्स, ये क्वेश्चन PYQ का है. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. अब देखो बेटा, पेंगुइन्स क्या है? पेंगुइन एक बर्ड है. डॉल्फिन क्या है? एक मैमल है. दोनों एकदम एक्सटिंक्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म, उसके बावजूद उनमें जो है सिमिलैरिटी देखने मिल रही है क्योंकि दोनों तैर रहे हैं. ठीक है. फिर स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो. अब आप बोलोगे इसमें क्या अलग है? सेम ही तो है, पोटैटो पोटैटो होता है. बेटा नहीं, बहुत डिफरेंस होता है. स्वीट पोटैटो जो होता है वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट होता है, वेर एज जो हमारा पोटैटो हम जो खाते हैं, आलू आलू, यस, तो आलू जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है. इतना डिफरेंस होता है. अब आप बोलोगे अरे आलू आलू होता है, नहीं, एक है जो रूट है इसीलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा अगड़म तिगड़म होता है, और दूसरा है जो कि स्टेम है. अब आप बोलोगे तो इनका सेम फंक्शन कैसे हुआ? क्योंकि दोनों का काम एक ही है, दोनों ही स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है प्लांट, है ना. दोनों ही क्या मॉडिफाई किया है? अपने आप को स्टोरेज के लिए. समझ में आया? अब हमने बोला कि भाई इसमें एवोल्यूशन का क्या लेना देना. एवोल्यूशन का लेना देना कुछ इस तरीके से है कि बिकॉज ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक कॉमन जगह पे आ रहे थे, है ना, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, है ना, डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म. ये सब एक जगह पे आ रहे थे एक कॉमन हैबिटेट में, है ना. तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को इवॉल्व किया. कॉमन हैबिटेट में आने के लिए सबने एक डायरेक्शन में आए, अपने आप को इवॉल्व किया. इसीलिए इस टाइप ऑफ इसको एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने का. HDAC, देखो टीवी HD होती है पता है, बट अब अपन AC को भी HD करेंगे. कैसे? HD, यस, रुको ये भी लिख ही देती हूँ ताकि आप लोग भूलो ना इसको. ठीक है, यहां पर आपको एक ट्रिक याद रखने बोल रही हूँ, एनाटॉमिकल एंड इसका याद रखने के लिए. HDAC मतलब क्या? H इज फॉर होमोलोगस ऑर्गन,
D is for divergent evolution, A is for analogous organ, C is for convergent evolution. याद रखना, आता ही आता है क्वेश्चन, आता ही है, बहुत बार आया है। 4 मार्क आपके जेब में अगर ये याद है और सारी एग्जाम्पल्स अगर याद है तो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो एक और एक चीज देखते हैं स्ट्रक्चर में ही। एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की भी स्ट्रक्चर को पढ़ के हमको पता चला कि भाई एवोल्यूशन इस तरीके से भी हुआ होगा, है ना। अब ये वेस्टिजियल क्या होता है? वेस्टिजियल का मतलब होता है जो रेमनेंट्स होते हैं ना, यस, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हम यूज नहीं कर रहे बट वो रह गए हमारे शरीर में। जैसे हमारे पास पूंछ नहीं है बट हमारे पास टेल बोन है। क्यों है? हमारे पास तो पूंछ नहीं है, हमको पूंछ चाहिए ही नहीं थी, बट फिर भी हमारे पास टेल बोन है, यानी कि वो रह गया है पहले के इसमें। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके पास था, अब हमारे पास नहीं है, बट फिर भी हमारे पास रह गया है। फिर हमारे पास जो है ये रह गया, अपेंडिक्स रह गया, हमको उसकी जरूरत नहीं है, बट हमारे पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनको जरूरत थी तो है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमें जरूरत नहीं है बट है। ये पिन्ना को हिलाने वाली कैपेसिटी, यस। अब कुछ ऐसे अतरंगी बच्चे होते हैं, मुझे पता है क्लास में तुम लोग के भी कोई ना कोई होगा जो ऐसे कान को हिला सकता है, मैं नहीं हिला सकती भाई मैं नहीं हिला सकती। तो ये क्या है, कुछ कुछ जो ऐसे मूव कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो मसल है जो कि हमारे एंसेस्टर्स के पास थी बट हमारे पास नहीं है। ठीक है, यस। तो यानी कि ये क्या है, ये कुछ कुछ विजडम टीथ हमको इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी हमारे आता है एकदम, है ना, आ ही जाता है एक टाइम के बाद और बहुत तकलीफ देता है। किस किस को विजडम टीथ आ गई है सच्ची बताना, यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये क्या है, इनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, यस। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? यस, दीज आर बिलीव्ड टू बी रेमनेंट्स। इनको बिलीव किया जाता है ये क्या है, रेमनेंट्स, रह गए, रिमेन्स हैं, यस, ऑफ ऑर्गन्स विच वर complete and functional in ancestors। में कंप्लीट थे, एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, हम में फंक्शनल नहीं है। ठीक है, ये होते हैं हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। रूडिमेंट्री यानी कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं है हमारे केस में और बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। ह्यूमंस में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने मिलते हैं। आइए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने बोला ना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यस, रिड्यूस्ड टेल बोन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यस, ऑफ द आई, अपेंडिक्स ऑफ सीकम, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो वो वाला पार्ट है, सीकम वाला पार्ट, उससे ही वो अपेंडिक्स निकलता है ना, वो। ठीक है, फिर आपके बॉडी हेयर्स, रूडिमेंट्री बॉडी हेयर, विजडम टीथ, ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग एग्जांपल्स है। क्या आपको भी और कोई एग्जांपल्स आ रहा है दिमाग में? इफ यस, जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि कौन कौन से और एग्जांपल्स हैं जो आपको पता है। ठीक है, यस। तो ये सब क्या है बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के बाद हमको पता चला कि यार ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी एक तरीके से दिखा रहे हैं कि हम हमारे एंसेस्टर्स से ही आए थे, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स में वो चीज फंक्शनल थी। जैसे अगर मैं एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँ, रिड्यूस्ड टेल बोन, ये तो हमने ऑलरेडी बोल दिया। पहले के इसमें पूंछ थे, है ना, उनके पास पूंछ था, अब हमारे पास पूंछ नहीं है, इसलिए हम लोग टेल बोन है हमारे पास। फिर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यस, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये आपके रेप्टाइल्स में कवर करने के लिए होता है ना, पानी के अंदर, यस। बट जब पानी से हम लोग बाहर निकल गए तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की हमको जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो गया, एकदम छोटू सा हो गया। अपेंडिक्स जो है, जब हर्बीवोर्स एंड जो हर्बीवोर्स थे, जो कि सिर्फ प्लांट खाते थे, कच्चा प्लांट, तो उसको स्टोर करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए सीकम एनलार्ज होता था। अब हमारा सीकम पतला सा है बट उसमें अपेंडिक्स अभी भी रह गया है। ठीक है, रूडिमेंट्री बॉडी हेयर्स, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा बॉडी हेयर होता थी,
बट अब हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम इवॉल्व कर रहे हैं और हमने जो है अब हमको कुछ भी जरूरत नहीं है बॉडी हेयर की उतनी ज्यादा। और विजडम टीथ की बात करें तो विजडम टीथ पहले के इसमें जरूरत था क्योंकि जॉ का शेप वैसा था, बट अब हमको विजडम टीथ कब आती है? अकल आने के बाद, है ना? आपको आई है या नहीं अकल अभी तक? यस। चलो, ये हो गया एक और एक स्ट्रक्चर। एक और एक चीज पढ़ते हैं, एटाविज्म। मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, वो कान हिलाने वाला एग्जांपल। यस, कुछ अतरंगी बच्चे होते हैं जो कान हिलाते रहते हैं, दिखाते हैं ओ देख मैजिक, दिख मैजिक, दिख मैजिक, दिख। यस, तो वो एक्चुअली मैजिक नहीं होता। अब वो जो है ना, वो अपने वापस से पास्ट में जा रहे हैं ठीक है, हमने इतना मेहनत करके एवोल्यूशन किया, वो वापस पीछे जा रहे हैं। सो ये क्या होता है, एटाविज्म इज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। यानी उसमें क्या होता है बेटा जी, उसमें होता है रीअपियरेंस, appearance of certain characters which had, या तो वो disappear हो गए थे, disappeared, और were reduced, वो वापस आ गए। ठीक है, वो वापस आ गए। जैसे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, power of moving pinna in some person। ठीक है, फिर कुछ कुछ लोगों में कनाइन टीथ, ये वाली जो दांत होते हैं ना, ड्रैकुला टीथ, बहुत डेवलप्ड होते हैं। यस, ग्रेटली डेवलप्ड, मैं ड्रैकुला लिखने जा रही थी कनाइन टीथ। ठीक है, यस, लॉन्ग डेंस हेयर, बॉडी हेयर होता है किसी किसी के पास, डेंस हेयर्स, बहुत लंबे ढेर सारे भालू जैसे बाल। यस फिर शॉर्ट टेल, कोई कोई मारुति पैदा हो जाता है शॉर्ट टेल के साथ। ठीक है, इन सम बेबीज, सम बेबीज। ठीक है, फिर और क्या, हाँ किसी किसी के इसमें तो एडिशनल मैमे आ जाते हैं, यानी कि आपके मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, यस, यानी कि आपके निपल्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 2 होने चाहिए, बट कभी कभी किसी किसी के इसमें एडिशनल मैमे इन सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, यस, ये सब क्या हो गए, ये आपके एग्जांपल्स हो गए एटाविज्म के, यानी जो चीज चली गई थी अब वो वापस आ गई। क्लियर, ये सारे हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस पे, जो कि है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या थे बेटा? अब सबने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, सबने सोचा, एक कुछ साइंटिस्ट ने सोचा एक काम करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे जाकर पढ़ते हैं, है ना? यस, तो ये एविडेंसेस जो थे हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, इसमें हमने क्या किया, वी डिड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज, यस, ऑफ वेरियस एनिमल्स। और पता है क्या, उसमें भी बहुत सारी चीजें हमको देखने मिली। जैसे हमने देखा कि हमें सिमिलरिटी दिख रही है इन अर्ली डेवलपमेंट, बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखी हमें जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट से क्लीवेज हुआ, क्लीवेज करके वो उसने मोरुला बनाया, मोरुला से गैस्ट्रुला बनाया, ब्लास्टुला बनाया, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनाया, किसी में डिप्लोब्लास्टिक था, किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक था, उसमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखे। जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडम एक्टोडम एंडोडम था, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडम मीजोडम एंडोडम था, यानी कि इसी से इवॉल्व होकर ये बनाया है ना, प्रूफ किया कि नहीं? यस। फिर किसी किसी में तो रिजेम्बलेंस दिखी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में, resemblance among vertebrate embryos। बहुत सारे ऐसे एम्ब्रियोज थे जब उनको कंपेयर किया, सेम एज के एम्ब्रियोज, सेम एज के वर्टिब्रेट्स को कंपेयर किया, जैसे कि फिश ले लिया, सैलमेंडर ले लिया, टॉर्टोइज ले लिया, है ना, चिक ले लिया, मैन ले लिया, ह्यूमंस को भी, उन सबके एम्ब्रियोज को जब एक एज में हमने कंपेयर किया तो काफी सिमिलैरिटीज हमको दिख रही थी। यस, अब
हालांकि एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स जो हैं एक दूसरे को थोड़े तो रिजेंबल करेंगे, बट ये जो क्लोजली रिलेटेड जो ग्रुप्स थे वो और ज्यादा रिजेंबल कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये इंसान का है या फिर ये कुत्ते का है या बिल्ली का है या फिर ये फिश का है। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हमको देखने मिल गई थी। इवन रेप्टाइल्स में भी सिमिलैरिटीज देखने मिल गई थी। हमारे आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, उसको देख लेना, सब एक जैसे दिख रहे हैं, सारे एम्ब्रियोज एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, यस। फिर हमने लार्वा को भी स्टडी किया था। लार्वा में भी बहुत सारे सिमिलर्स थे। रिजेम्बलेंस अमॉन्ग इनवर्टिब्रेट लार्वास। चलो, ये तो मतलब कुछ कुछ ऐसे थे ना, जैसे कि आपके जो मोलस्क थे, आपके एनालिड्स थे। एनालिडा और मोलस्क दोनों कितने अलग अलग हैं, है ना, बट फिर भी उनमें जो है उनके जो लार्वा थे वो सेम ही है। ट्रोकोफोर, उनका लार्वा सेम है। तो ऐसे और भी चीजें हैं, बट एनीवे आपके सिलेबस में बस इतना ही याद रखना है कि वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख रही थी, बट जस्ट टू रिलेट मैंने आपको बता दिया और भी चीजें, क्योंकि ये आपने पढ़ा है और ये भी आपने पढ़ा है ना। तो एनिमल किंगडम में पढ़ा था, तो आई थॉट आप रिलेट कर पाओगे। ऐसे ही और भी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है दिए गए थे। ठीक है, यस। अब एक और एक चीज बताती हूँ। यस, एक इसी चीज को, एम्ब्रियो को ही स्टडी करते समय एक थ्योरी आई थी। ठीक है, दिस थ्योरी इज रिकैप्टुलेशन थ्योरी। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी है? रिकैप्टुलेशन थ्योरी है। इस थ्योरी में ये किसने दिया था? ये दिया था अर्नस्ट हैकेल जी ने। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है अर्नस्ट हैकेल रिकैप्टुलेशन। ठीक है, इस थ्योरी को हम एक और एक नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिक लॉ का क्या कहना है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिक लॉ का ये कहना है कि द लॉ, ये देखो, द लॉ स्टेट्स दैट द ऑन्टोजेनी, द डेवलपमेंट जो हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, एक्सप्रेसेस एवोल्यूशनरी स्टेजेस। यस, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिखा रहा है अलग अलग एवोल्यूशनरी स्टेजेस एंड ऑल द इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ इट्स एंसेस्टर्स ऑफ फाइलोजेनी। यानी बेसिकली हमारे अर्नस्ट हैकेल जी का कहना ये था कि भाई सारी जो फाइलोजेनी है, यस, ये एवोल्यूशनरी जो स्टेजेस हैं अलग अलग, यस, ये सब इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं एंसेस्टर्स फाइलोजेनी यानी एम्ब्रियोलॉजी को वो कनेक्ट कर रहा था उससे। ठीक है, कि यहीं से डिसेंड होके ये इवॉल्व हो गए। ठीक है, सेम जगह से डिसेंड होके इवॉल्व हो गए, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसने जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस दिखाए हैं, ऑल द इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ इट्स एंसेस्टर फाइलोजेनी। जबकि उसको डिसअप्रूव कर दिया। किसने डिसअप्रूव किया बेटा जी? अर्नस्ट, कार्ल अर्नस्ट वॉन बॉयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, याद रखना। यस, इसने क्या डिसअप्रूव किया? देखो कैसे याद रखना है मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक जगह है जिसमें इसका नाम पहले आता है, अर्नस्ट का नाम पहले आता है, अर्नस्ट हैकेल, पहले अर्नस्ट आया। तो अर्नस्ट ने ई से बोला कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो एवोल्यूशनरी हुआ है, यस, वो सेम स्टेजेस में आ रहा है ना। फिर कार्ल अर्नस्ट वॉन बॉयर ने बोला, कार्ल में अर्नस्ट बाद में आया, तो बाद में डिसअप्रूव करेंगे ना, पहले तो अप्रूव करेंगे। तो जिसमें भी आपको अर्नस्ट पहले लिखा हुआ मिलेगा उसको आप लोग बोलना कि इसने हाइपोथेसिस दिया था। उसको डिसअप्रूव किसने किया? कार्ल अर्नस्ट वॉन बॉयर ने, जिसके में अर्नस्ट बाद में आया। ऐसे याद रखना, बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, इसने डिसअप्रूव किया रिकैप्टुलेशन थ्योरी एज अ डेवलपमेंट। उसने बोला डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं एनिमल के, वो उसके एम्ब्रियो को रिजेंबल करते हैं रादर देन, यस, एडल्ट इन द फाइलोजेनी। वो एम्ब्रियो को रिजेंबल कर रहे हैं, बट फाइलोजेनी के आप इसको एंसेस्टर से कनेक्ट करके वो नहीं बता सकते। ठीक है, रादर देन एडल्ट इन द एम्ब्रियो फाइलोजेनी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर रिकैप्टुलेशन थ्योरी मिला, बायोजेनेटिक लॉ मिला, यहाँ पर उसको क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया। मोस्टली डिसअप्रूव वाले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट दोनों आप लोग याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो बस इतना ही था बेटा जी, यही था जो हमें बताना था। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए समराइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। चलिए लेट्स डू द समरी। तो हमने देखा कि यस, अर्नस्ट हैकेल ने रिकैप्टुलेशन थ्योरी दी, यानी बायोजेनेटिक लॉ दिया, जिसमें उन्होंने स्टेट किया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर एन एनिमल एम्ब्रियो आर द सेम एज अदर एनिमल्स एडल्ट स्टेजेस और फॉर्म्स, कॉमनली मेंशन्ड एज ऑन्टोजेनी, रिकैप्टुलेशन, फाइलोजेनी। उसको किसने वो कर दिया? जिसके अर्नस्ट बाद में आता है। फिर fossils are the remains of impressions of organisms preserved in the rocks for centuries. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ये हम लोग आगे वाले सेशंस में करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी हमने देखा कि भाई
बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके आप देखोगे तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हमने कर ली, and that's how we are done with our today's class. So I hope everyone has understood. सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताना हाउ डिड यू फाइंड द लेक्चर। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको सिंपलेस्ट भाषा में, एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको नोट्स बना के दूं। सो हियर वी आर। आपको ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल काजल सिंह बायोलॉजी, उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जरूर जाकर डाउनलोड करें और पढ़ लें। दीज आर द एप्स विच यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर, बिकॉज यही एम्बाइब एप्स हैं जहां पर आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं मेरे साथ। वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट में ये जो है वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप है जहां पर आप को एक वर्चुअल लैब मिलेगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं, अपने सारे पीसीबी के जितने भी प्रैक्टिकल से सब कर सकते हैं। वो ये है एम्बाइब ऐप जहां पर आप मेरे साथ लाइव अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। एंड दिस इज योर एम्बाइब लेंस ऐप। एम्बाइब लेंस ऐप पर आप जो है कोई भी डायग्राम 3D 2D में आप यहाँ पर एम्बाइब लेंस ऐप पर पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास गाइज। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप आप लोग लाइव क्लासेस भी अटेंड करेंगे एम्बाइब प्लेटफॉर्म पर। सो सी यू गाइज ओवर देयर। Till then, tatas, bye-bye, take care and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.